बताइए ना कहाँ बड़ी है। मैं बताता हूँ, चलिए मैं बताता हूँ। देखिए ये भाई साहब को इनको समस्या है कि बेरोजगारी बढ़ी है। कहाँ बेरोजगारी बढ़ी है? मैं बताता हूँ ना कैसे। तुम कहाँ रहते हो भैया? एक मिनट। नागपुर में रहता हूँ। कुल मिला के देखिए पिछले 3 साल में, अभी मैं कुछ दिन पहले ही एक ये डेटा देख रहा था। 3 साल पहले, पिछले 3 साल का मैं डेटा देख रहा था। कितना होता है, कितनी जीरो जाना है हमें नहीं पता। मतलब इकाई। सुनिए ये इंग्लिश नहीं जानते हम। अच्छा जाना है मैं बताता हूँ। अच्छा सुनो, 3 ट्रिलियन में जीरो कितनी होती है मैं बताता हूँ। ये अभी का डेटा है जिसमें 3 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट यूपी में आया है। 3 ट्रिलियन में देखिए आज लो या कोई पैसा कहीं लगे आगे, मुझे तो बता दो कहीं लग रहा आगे। सुने तो वो पेड़ में थोड़ा ना लगेगा, तो कहाँ लगेगा? वो फैक्ट्री में लगेगा, बैंक में लग रहा है तो बता दो वहाँ लग गया। अब ये तुम यहाँ पर अगर सब्जी बेचकर, राकेश टिकट की बात ना करो, बात है किसान की उसकी। तुम यहाँ पर सब्जी बेचकर अगर गिनोगे तो तुम्हें नहीं पता लगेगा, आपको डेटा देखना पड़ेगा। वो 3 ट्रिलियन का जो है पिछले 3 साल में इन्वेस्टमेंट आई है। वो क्यों इन्वेस्टमेंट आई है? क्योंकि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर जो है पहले से बेटर हुआ है। पिछले जब से योगी जी आए हैं अब तक 5100 समथिंग के करीब इनकाउंटर हुए हैं। वो इनकाउंटर जो है किसी भी, आपका इनकाउंटर तो नहीं हुआ, आप तो अपने काम धंधे में लगे हुए हैं। हाँ, नहीं होगा तो यानी कि इनकाउंटर उनका होगा जो बदमाश हाँ, तो 5000 मारेंगे उसे। भाई साहब 5100 से ज्यादा लोगों का इनकाउंटर हुआ है। इनकाउंटर उनके होंगे जो बदमाश हैं। हाँ बिल्कुल, तो यानी कि बदमाशों के इनकाउंटर हुए। कहाँ मरे हैं बदमाश? कहाँ मरे हैं बताओ ना। अरे तख्ती टांग करके भाई साहब, वो तख्ती टांग के थानों में जा रहे हैं। वही तो हम पूछ रहे हैं यार, अब कहाँ लगे हैं पैसा? एक मिनट अब आप आपसे 51 तो पेड़ में नहीं लगेगा भैया, वो फैक्ट्री में लगेगा पैसा। 5100 लाख तुम्हें वेरीफाई करवाएंगे। अरे रुको इधर देख भाई, 5100 लाख तुमसे वेरीफाई करवाएंगे भाई। अरे हेलो भैया, रखिए तुमने आ रही है अपने पैसे की दारू भी रखी है ना। कोई बात नहीं, बोलना उनका अधिकार है। अरे इधर देख भाई, वो दारू बात इधर देखो, पढ़े लिखे हो नहीं, गुंठा ठीक हूँ। देखो ना, पेपर भरोसा करते हो, पेपर में लिखा सही रहता है। जो अपना लिखूंगा वही सरकार अगर, अरे भाई तो तूने जब लिखा है, सरकार ये बोल रही है कि 5100 लोगों की 5100 लोगों को गुंडों को मारा गया, तो ये बात मानोगे नहीं मानोगे? नहीं मानोगे? सरकार की बात नहीं मानते हो, संविधान की बात नहीं मानते हो। 5100 में कितने? अरे भाई ये पी क्या, नए सरकार मानेगा, नए संविधान मानेगा, नए डेटा मानेगा, नए पेपर मानेगा, ये टिकैत को मानेगा। टिकैत बोलेगा वही मानेगा। ये ऐसे ही लोग हैं मैडम, जो भी बताया जा रहा था। मेरी बात सुनिए, 300 रुपए में मतलब लेबर इकट्ठी करा के है ये हमारी आंखों के देख सामने है। अरे ये दारू पिया हुआ है। और ये भी शराब पीता किया इसने भी। नहीं झगड़ा मत करना। देखिए ये सही बोल रहा है, इन्होंने सही बोला कि समझे? 300 रुपए की झाड़ी, 500 रुपए, ये 1500 रुपए का दिहाड़ी लेके ये कर रहा है। यार ये भी 500 रुपए की झाड़ी पे मतलब ये भी आया हो, ऐसे ही लोग आए हुए समझे? हैं यहाँ पे। तो यहाँ जो भी लोग हैं वो सारे लोग इसी तरीका के हैं, दारू पीना और इनका काम है आस पास सोसाइटी में घूमना, गंदे कमेंट करना, ये इनका काम है, समझे? और इनकी कोई ऐसी बात नहीं है, ना ही हमें इनसे आपत्ति है। आपत्ति केवल इस बात से है कि हमारा रोड जाम बिल्कुल ब्लॉक है, आने जाने वालों को बहुत बड़ी समस्या है और भविष्य में भी यही समस्या हमारे सामने दिख रही है अभी। क्यों जी? तो मैडम मैं उस पॉइंट के ऊपर आ रहा था कि यूपी में पिछले 3 साल का मैं डेटा देख रहा था। अभी कुछ दिन पहले मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें लगभग 3 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट यूपी में हुआ है। यानी कि वो 3 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट हुआ, कहीं ना कहीं वो रोजगार तो जनरेट करेगा। वो ऐसा तो नहीं है कि कहीं पर भी जाकर किसी बैंक में जमा हो गया और उसका कोई रोजगार नहीं डेवलप हो रहा है। तो वो रोजगार, इतना इन्वेस्टमेंट हुआ है तो उसका इम्पैक्ट जो है ना धीरे धीरे दिखाई देगा। जब प्रोडक्शन चालू होगा वो मटेरियल आगे निकलेगा। आज वो इन्वेस्टमेंट आया है, यानी कि वो फैक्ट्रियाँ खड़ी हो रही हैं। आप देखिए कि जब 2014 में मोदी सरकार आई थी तो भारत में मैन्युफैक्चरिंग का क्या हालत था। मोदी जी ने एक एजेंडा लिया, मेक इन इंडिया। आज मेक इन इंडिया का एक ऐसा है कि आप ये देखिए कि गवर्नमेंट में कोई भी परचेज होती है उसमें मेक इन इंडिया का कंडीशन है कि अगर वो प्रोडक्ट मेक इन इंडिया है तो वो भारत सरकार का कोई भी डिपार्टमेंट या राज्य की सरकार है वो उसको खरीदेंगी, नहीं तो नहीं खरीद सकती हैं।
उसका इम्पैक्ट देखिए। जो सरकार के डिपार्टमेंट थे जो बाहर से खरीदते थे, वो मेजरली क्या होता था, या तो चाइना से उसमें प्रोडक्ट आता था, या जापान का होता है, या दूसरी कंट्रीज़ का था। भारत में मैन्युफैक्चरर को वो सपोर्ट नहीं मिलती थी। अब इसके चलते जो है, क्योंकि मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ, मेरा भी अपना मेजरली गवर्नमेंट में इसमें कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। इनिशियली हम क्या थे कि बड़ी कंपनियाँ जो बाहर की फॉरेन कंपनी थी, उनके साथ क्योंकि प्रोडक्ट अच्छा था, बिकता, तो हम बेचते थे। आज लेकिन अब हमें भी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ी है। रीज़न कि मेक इन इंडिया का उसमें क्लॉज आ गया है। मेक इन इंडिया के बिना जो है वो प्रोडक्ट भारत सरकार में नहीं बेचा जा सकता है। उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि एक हमारी ही जिसमें टेलीकॉम की कंपनी है, मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको बताता हूँ। उनका जो टर्नओवर जो था 2014 में जब मैंने देखा था सिर्फ 26 करोड़ था। आज 2021 आते आते उनका जो है टर्नओवर जो है 125 करोड़ क्रॉस कर गया है। रीज़न क्या था? मेक इन इंडिया का उसका इम्पैक्ट रहा है जो मोदी सरकार ने इसको किया है। तीसरा, मैं एक बहुत प्रैक्टिकल जो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आपको मैं शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ से कहीं पर भी हम अगर आगे यूपी में कहीं भी किसी जगह जाते थे, गाड़ी खड़ी करते थे, तो गाड़ी में हम डबल लॉक लगा के जाते थे कि गाड़ी यार उठ ना जाए। आज वो डर से मन से ख़त्म हो गया है। गाड़ी हम कहीं पर भी जाते हैं, चुपचाप अपना गाड़ी खड़के, वो डर हमारे इसमें नहीं रहा है। लॉ एंड ऑर्डर पहले से बेटर हुई है। जनता ये देख करके, पब्लिक हमें देख देख के बड़ी खुशी होती है। जो पहले एक जो लॉलेसनेस थी कि कोई भी आकर जो ना धमका के चला जाता था, चेन स्नैचिंग होती थी। चेन स्नैचिंग ऐसे नहीं कि ख़त्म हो गई है, आज की डेट में भी वो हो रही है। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ से बहुत सारे जो गुंडे हैं, बदमाश हैं, वो कहाँ शिफ्ट हो गए? दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली पुलिस में भी मेरा बिजनेस है। वहाँ पर उनके एनालिसिस जब होते हैं तो उसमें पीछे एक डिस्कशन में यही अब बात आ रही थी कि ये यूपी का जो शिफ्ट हुआ है, ये बहुत सारे लोग जो है दिल्ली की तरफ भागे हैं, जो अब दिल्ली में वारदातें कर रहे हैं, यूपी में नहीं कर रहे हैं। क्योंकि यूपी में पिछले जब से योगी जी आए हैं उसके बाद लगभग 5100 समथिंग एनकाउंटर हुए हैं और 100 से ज़्यादा उसमें जो है इससे अपराधी मारे गए हैं। तो अपराधियों के मन में डर है, वो इस डर के चलते जो है अब ऐसी अपराध की घटनाएं करने से घबराते हैं। तीसरा, अगर स्टेट में किसी भी राज्य में अगर लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था अगर अच्छी होगी तो हमें तो काम करना है। हम अपना जो भी है, दुकान वाला है, अपना कोई रिक्शा चलाता है, अपना व्यवसाय करता है, कोई भी काम करता है, अगर उसको मालूम है, उसको कोई डर नहीं है, तो खुल के काम करेगा। सरकार आके किसी के घर में राशन नहीं देगी, एक्सेप्ट जो है कुछ एक पीछे परिस्थितियाँ आई थी जिसमें सरकार ने राशन इस तरह से बांटा था। तीसरा, एक विशेषकर वर्ग है जो मुस्लिम वर्ग है, जो कहते हैं कि खास करके सबसे ज़्यादा देखा जाएगा वो बीजेपी का या इसका योगी जी का विरोध करता है। लेकिन उस मुस्लिम समाज के लोगों को भी देखने की ज़रूरत है, उनको ये समझने की ज़रूरत है, क्या उनके मौलवियों ने और उनके नेताओं ने उनके साथ न्याय किया है? आज तक उन्होंने न्याय नहीं किया है। उन्होंने व्यक्तिगत लाभ देखा है। उन्होंने सिर्फ एक मुस्लिम पॉपुलेशन को जो है, और दूसरी जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उन्होंने उनको अपीजमेंट करते करते जो है मुस्लिम समाज का जो एक कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि उनकी जो स्थिति बन गई है, वो घर में उस बिगड़ायल बच्चे की तरह है जिसकी हर जायज़ और नाजायज़ मांग को इन सभी नेताओं ने मांगना शुरू किया, और उसकी वजह से जो है वो समाज पिछड़ता गया। वो इस समाज में जो एक प्रगति हो रही है, एक डेवलपमेंट हो रही है, उसका हिस्सा नहीं बन पा रहा है। आज भी उनकी सोच का हिस्सा वो छोटा सा एक दायरे में, कहते एक छोटी सी विंडो, वहीं से वो देखकर जो है अपने निर्णय लेते हैं कि मौलवी ने क्या बोला या उनके नेताओं ने क्या बोला, उसके अनुसार वो अपना जो है वोटिंग कर रहे हैं। उनको ये देखने की ज़रूरत है कि क्या ये सारी नीतियों के चलते मुस्लिम समाज का भला हुआ है? नहीं हुआ है। भारत का सबसे बड़ा एक माइनॉरिटी जो वर्ग है वो मुस्लिम समाज है। क्या उसी को समस्या है? क्यों समस्या है? मेरा ये मानना है कि उनका ये समस्या का कारण उनके धर्मगुरु, उनके नेता हैं। भारत में पूरे विश्व का कोई भी ऐसा धर्म या संप्रदाय नहीं है जो कि भारत में नहीं है। पारसी, जो कि मुझे लगता है कि लेस देन 0.5% हैं, आज भारत में फ्लोरिश कर रहे हैं। बड़ा सबसे बड़े बिजनेस जो है हाउसेस हैं वो पारसी हैं। आप देखिए सिख समाज हमारा कितना बड़ी मुश्किल से 2% का सिख समाज है। जैन समाज लेस देन 1% है, लेकिन सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो जैन समाज का है, जो देश की प्रगति में है। मुस्लिम समाज माइनॉरिटी के नाम पर सबसे बड़ा माइनॉरिटी है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है उनके धार्मिक गुरु और उनके नेता। उन लोगों ने कभी भी जो है उनको आगे बढ़ने के लिए जो प्रेरित नहीं किया। उनका वही एक दायरा है, छोटी सी विंडो है, वहीं से वो देखकर है कि ये इस्लाम विरोधी है, ये इस्लाम के साथ है, बस उसी के साथ है कि हमें वोट करना है, नहीं करना है, इसी के साथ चल रहे हैं। एक जैसे योगी जी ने यहाँ पर किया है, अपीजमेंट किसी का नहीं, अधिकार और उनको अपॉर्चुनिटी सबको इक्वल है, सिर्फ ये कि उनको उसमें से खरा उतरना है। बिल्कुल सही बात है। सर ने जितनी बातें बताई सारी फैक्टर के साथ बताई कि सरकार अच्छा काम कर रही है। सर ने पूरे फैक्टर के साथ बताया, क्योंकि सर ने एनालिसिस करा है। प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर से सर का पूरा लिंक रहा है। तो आप कितना देना चाहती हैं सरकार को? देखिए, देने के लिए तो देखिए, अगर
जनरल में हल्के में बोले तो 10 में से 11 मन करता है, लेकिन हाँ ठीक है, 10 में से 9 तो हम फिर भी देंगे। स्कोप इम्प्रूवमेंट का हमेशा रहता है, तो क्योंकि अभी कुछ चीज़ें हैं जो कि होनी है, कुछ अभी पहले से सफाई व्यवस्था हुई है, लेकिन कुछ अभी भी सरकारी जो अधिकारी हैं वो पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं आए हैं। उनको अभी जो है पूरे की पूरी तरह इसमें लाना की ज़रूरत है, तो 10 में से 9 तो हम दे सकते हैं। चलिए ठीक है। सर आपका नाम? मेरा नाम रोहित है। रोहित है। हाँ। सर ये बताइए, पहले तो आप यूपी में किसकी सरकार देखना चाहते हैं? मैं यूपी में इस बार भी योगी जी की सरकार देखना चाहता हूँ। इस बार भी योगी जी की सरकार हाँ। देखना चाहते हैं? किसी विपक्षी की सरकार मतलब क्यों नहीं देखना चाहते हैं आप? विपक्षी की सरकार इसलिए देखना नहीं चाहता हूँ क्योंकि जब से मैं 18 साल का हुआ हूँ और जब से मैंने मतदान देना शुरू किया है, मैंने हमेशा लॉ एंड ऑर्डर और एजुकेशन को सबसे ऊपर देखा है। उसमें आपका मेडिकल सर्विसेज भी ऊपर होनी चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर का जो इस समय सिचुएशन है ना, ये आज से पहले कभी भी नहीं थी। अब आज की डेट में ये है कि अगर हम लोकल इस लेवल पे बात करें तो कभी कभी बहुत सारे इंसिडेंट हैं कि जो लोकल पुलिस वाले हैं वो भी आके आपका हालचाल पूछ लेते हैं। मेरे साथ कई बार सुबह के समय में ये हुआ है कि लोकल पुलिस वाले भी पूछ लेते हैं हालचाल, वो भी आपसे आके हाथ मिला लेते हैं, आपका हालचाल पूछ लेते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा चेंज है। दिखने के लिए बहुत छोटी सी चीज़ है पर एक बहुत बड़ा चेंज है, वरना पुलिस कभी भी किसी आम आदमी से ऐसे डायरेक्टली आके हाथ मिलाना नमस्ते ये उनके एटीट्यूड में नहीं होता। तो लॉ एंड ऑर्डर सबसे ऊपर है। अगर मैं एक मध्यम वर्गीय आदमी हूँ, मैं सुबह नौकरी करने जाता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं शाम को अपने घर ठीक टाइम से लौटूँ और जितना मैंने पैसा कमाया है वो पैसा मेरे घर पहुँचे। ऐसा ना हो कि रास्ते में मुझसे छीन ले या कोई चोरी कर ले या कोई डकैती करे या कोई मेरी पॉकेट मारे। तो ये चीज़ें हैं, तो इसीलिए लॉ एंड ऑर्डर के बेसिस पे मैं उनको इस बार भी वोट देना चाहूँगा। बाकी तो कमाना खाना तो मुझे है ही है, वो तो मैं कर लूँगा। तो आपका मानना है कि क्रिमिनल्स कम हो गए हैं यहाँ पे? ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो विपक्षी दल ऐसा बोल रहे हैं कि सपा बोल रही है हम 350 सीटों पे अपनी जीत हासिल करेंगे और इस बार यूपी में से सत्ता हटा देंगे बीजेपी की। तो क्या लगता है आपको, क्या हटा पाएगी वो? मुझे नहीं लगता हटा पाएंगे क्योंकि प्रेजेंट गवर्नमेंट का, योगी जी की गवर्नमेंट का काम दिख रहा है। अगर सबसे बड़ा अचीवमेंट आप देखें तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट हाथ से हाथ कोऑर्डिनेशन में कैसे काम करते हैं, उसका एक बहुत अच्छा केस स्टडी है यूपी गवर्नमेंट। आपने कभी देखा नहीं होगा यूपी गवर्नमेंट या उड़ीसा गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट से लड़ाई करते हुए फंड्स के लिए। मुझे ये भी पता है समाचारों के माध्यम से, जो डेटा आते हैं उसके माध्यम से, कि यूपी में पिछले गत वर्षों में जो प्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने फंड्स को बढ़ाया है। अगर आप इस तरह से बात करेंगे मुझसे तो जो सबसे बड़ी बात मुझे लगती है कि जो पिछली गवर्नमेंट्स के प्रोग्राम्स हैं, जो भी वैल्यूबल प्रोग्राम्स हैं, उसको प्रेजेंट गवर्नमेंट ने रोका नहीं है। हम गत वर्षों में, गत सरकारों में देखते आ रहे हैं कि सबसे पहले आके वो कोई कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम पिछली सरकार का चल रहा है तो उसे रोक देते हैं। उसमें क्या होता है, उससे पैसे बर्बाद होते हैं, उसमें टाइम ख़राब होता है। जो पिछला टाइम लगा वो टाइम ख़राब हो गया। तो वो इस तरह से नहीं होता। जो प्रोजेक्ट, आप सबसे बड़ा एग्जाम्पल मनरेगा है। लोगों ने क्या एस्टिमेशन किया था कि सेंट्रल में मोदी नहीं तो स्टेट में योगी जी से ख़त्म कर देंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। उन्हें लगा कि ये प्रोग्राम गवर्नमेंट पब्लिक के लिए अच्छा है, उन्होंने उसे कंटिन्यू रखा और उसमें फंडिंग और वो किया, उसमें फंडिंग के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। तो आप बदले की राजनीति से ये ऊपर उठ चुके हैं। तो मैं इसलिए, इनका विचार क्लियर है, हमें ये काम करना है, हमें ये काम नहीं करना है। हमें अपराधीकरण स्टेट का नहीं होने देना, हमें यहाँ पे लोगों को मूलभूत सुविधाएं देनी है। तो मैं इस चीज़ से खुश हूँ, इसलिए मैं इस बार योगी जी को दोबारा दिख रहा हूँ सरकार में। अयोध्या में राम मंदिर बना, वो काम पहले शुरुआत कर दिया गया था। विपक्षी बोल रहे हैं कि अभी भी कि आप सरकार हमारी बनाइए और हम राम मंदिर का जितना भी बचा हुआ काम है इतना तेजी से कराएंगे कि मतलब फास्ट सर्विस देंगे हम। तो क्या लगता है कि उन्होंने जो पिछली सरकार में जब रहे तब क्या राम मंदिर का कोई निर्माण कर नहीं पाए, अब आने के बाद क्या कर पाएंगे वो? देखिए, पहले तो ना सबसे बड़ी बात होती है पॉलिटिकल विल। आदमी, जो मैं चाहता हूँ वो मैं करके रहूँगा, जो मैं नहीं चाहता वो मैं नहीं करूँगा। जो जिसमें मुझे लग रहा है मेरा फ़ायदा है उसको मैं इधर उधर दरकिनार करता रहूँगा। जो पिछली सरकारें थी वो, उनको अब क्यों याद आ रहा है कि राम मंदिर भी कोई टॉपिक है। जहाँ तक मुझे याद है, जब मैंने स्कूल पास आउट किया था, कॉलेज पास आउट हुआ था, तो एक अशोक सिंघल साहब थे और ये सब राम मंदिर का आंदोलन लेके चले थे। तो उस समय मुलायम सिंह यादव कहाँ थे, उस समय लालू प्रसाद यादव कहाँ थे, उस समय बहन मायावती कहाँ थी। तो आप ये भी देखिए ना कि राम मंदिर पे लोगों को आप बेवकूफ़ बनाना छोड़ दीजिए। जो होना था वो हो गया। अब जिस समय में होना था उस समय पे हुआ।
उन्होंने प्रॉपर कोर्ट की बात मानी, कोर्ट ने अपना आदेश दिया, उसके बाद बिल्कुल सेक्टर सिस्टम से काम शुरू हुआ। तो डेमोक्रेसी में ऐसे ही होना चाहिए। मैं जाके किसी से लड़के किसी को चाकू मार के मैं राम मंदिर नहीं बना सकता। और झूठे वादे जो पहले किए गए थे प्लीज़ उसको बंद करिए। राम मंदिर बना है, उन्होंने अपना कमिटमेंट, योगी साहब ने, मोदी साहब ने अपना कमिटमेंट दिखा दिया है कि हम इसके लिए कमिटेड थे और हमने कर दिया ये। तो रिजल्ट स्पीक्स, रिजल्ट्स बोलते हैं। तो उसके बाद आप फिर किंतु परंतु लेकिन मैं ये होता तो ये कर देता, मैं होता तो वो कर देता, तो वो सब चीज़ें फिर साइड लाइन हो जाती हैं। ये होता है। आपको क्या लगता है कितनी सीटों पे जीत पाएगी इस बार यूपी में सरकार? बीजेपी कितनी सीटों पे आ पाएगी? देखिए, यूपी का आज तक का बेसिक प्रॉब्लम वही रहा है, जातिवाद। मेरे पास तो अपने पर्सनल एग्जांपल्स हैं कि मैंने किसी से पूछा तो एक पर्टिकुलर जाति का होने के बजाय उसको ये भी नहीं पता है कि कैंडिडेट कौन सा है उस पार्टी का, उस पर वोट लगा के आ जाते हैं। यूपी का मेन पार्ट जातिवाद है। जातिवाद की वजह से योगी जी को कुछ वोट खोने पड़ेंगे, कुछ वोट उनको मुस्लिमों की वजह से खोने पड़ेंगे। क्योंकि देखिए, जब एक चीफ मिनिस्टर और एक प्रधानमंत्री जब काम करते हैं ना, तो वो काम ये नहीं करते कि वो हिंदू के लिए काम कर रहे हैं, मुसलमान के लिए काम कर रहे हैं, ऊंची जाति से इनके, वो काम करते हैं पब्लिक के लिए। अगर 4 किलो चावल देने की बात हुई है पीडीएस में, तो 4 किलो चावल हर एक को जाएगा। उसमें राशन कार्ड पे नाम नहीं देखा जाता किसका नाम है, वो रोहित है या रहीम है, वो नहीं देखा जाता है। तो अगर आप ये बात करेंगे तो कुछ सीट्स उनको जो जातिवाद की वजह से कुछ सीटें उन्हें खोनी पड़ेगी। पर मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि अब लोग समझदार हो गए हैं, अब लोग समझदार हो गए हैं, वो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ गए हैं। वो जो काम कर रहा है उनके लिए उसको वोट देते हैं। तो हमें इसके लिए देखना पड़ेगा उनके लोकल लेवल पे एमएलए कितने काम कर रहे हैं। मैं आपको ये बात भी माननी पड़ेगी कि सारे एमएलएज ही बहुत ईमानदारी से काम नहीं कर रहे, तो वहाँ पे उनको जरूर 4-5 सीटें खोनी पड़ेंगी। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ बहुमत तो निश्चित है, बहुमत तो निश्चित है।